Hello everyone, this is Priyasha Das from CrackZat, and in this video we will be dealing with the case analysis tips and some important mental models which you can use for doing your case analysis. Case analysis round specially KJ Somaya में भी पूछा जाता है, NMIMS में भी पूछा जाता है, provided all the other B schools के VAT round में भी involved होता है. केस एनालिसिस क्या होता है? जहां आपको एक छोटी सी केस दी जाती है एंड आपको उस पर एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है, आपको सोल्यूशन देने के लिए बोला जाता है एंड वो डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं. सो कीपिंग दैट इन माइंड वी वुड बी वर्किंग फॉरवर्ड एंड डूइंग दैट question or solving that question nicely, and this video will help you a lot in doing that, because in short I have tried to tell you some essence of the case analysis. But इसका एक दूसरा पर्पस है. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस वीडियो को सिर्फ लर्निंग के पर्पस से मत देखो. इस वीडियो को देखने का एक एडिशनल पर्पस भी है. वो एडिशनल पर्पस है, मैंने पहले भी ये बात कही थी कि बी स्कूल्स में काफी टफ कंपटीशन होता है, एंड ओवर देयर यू गाइज नो दैट ओवर 2 कैंडिडेट्स आपको क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है. नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यू स्कोर्ड नाइसली इन देयर एग्जाम, but also because of your work experience, your background, and many more things like that. So keeping that into mind, case analysis round is a very essential and important round, guys, जहां पर आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप केसेस के साथ कितने फेमिलियर हो और उनको सॉल्व करने के साथ कितने फेमिलियर हो. आपको उनकी टेक्निकलिटीज पता है या नहीं पता है. और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि बी स्कूल्स ना अपने लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट खोजते हैं और उस परफेक्ट कैंडिडेट के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है. जैसे सपोज करो कि 2 स्टोन्स दिए गए हैं आपको, ठीक है. एक जो प्रीशियस स्टोन है, दैट प्रीशियस स्टोन इज लाइक ऑलमोस्ट कट अकॉर्डिंग टू द साइज विच वी नीड. लाइक बी स्कूल को जो साइज चाहिए, जो शेप चाहिए, आप वो स्टोन आप हो. ओके, परफेक्टली फाइन. बस आप पर थोड़ा सा पॉलिशिंग करना है एंड दे विल बी एबल टू गेट द परफेक्ट कैंडिडेट दे वांट. एंड आपके साथ जो कंपटीशन में है, दैट स्टोन इज लाइक नॉट इन द शेप एंड साइज ऑफ व्हाट द बी स्कूल वांट्स. तो बी स्कूल के उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा काम करना होगा, कट, फाइल एंड उसके बाद पॉलिश भी. तो ऑफ कोर्स बी स्कूल विल ट्राई टू रिड्यूस देयर ओन एफर्ट्स एंड नॉट गो विद द कैंडिडेट हु नीड्स मोर वर्क. वो आपको छोड़ देंगे अगले साल खुद से अपने आप को ग्रूम करके वापस लाने के लिए, सो दैट आप इस लेवल पर आ जाओ. करेक्ट. सो देयरफॉर आप भी समझो कि इस वीडियो के हेल्प से आप सिर्फ टिप्स नहीं सुनने वाले, आप एक्चुअली कुछ 3 डिफरेंट मेंटल मॉडल्स भी सुनने वाले हो, जो कि प्रोफेशनल वे है टू हैंडल एनी केस और टू सॉल्व इट. सो बी देयर विद द वीडियो. वील स्टार्ट ऑफ, बट बिफोर दैट मैं जल्दी से आपको बता दूं कि अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड इट्स ऑफर, गाइज, and with additional perks as well. So now the folks who are planning for CAT 2023 or the ones who are planning for the next year CAT 2024 and OMETS, आप लोगों के लिए this is a one time रिड्यूस्ड प्राइस ऑफर, गाइज. मैंने इतने लेस पॉइंट पे कभी भी अनअकैडमी के इन सब्सक्रिप्शंस को नहीं देखा है. एट अ मेयर प्राइस ऑफ 22,000 रुपीज यू आर नॉट ओनली गेटिंग 12 मंथ्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, जहां आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, मेंटर्स के साथ क्विजेस एंड मॉक्स एंड प्रैक्टिस मटेरियल, सबका एक्सेस मिलेगा. बट आपको 3 महीने की एक्सटेंडेड सर्विस भी मिलेगी. दैट मीन्स अगर आप ओमेट्स दे रहे हो, वो भी लेटर एंड ओमेट्स दे रहे हो, जो कि जैसे टिस्नेट हो गया, सीमैट हो गया, सीईटी हो गया, इन सारे के लिए भी आपको प्रिपरेटरी मटेरियल और लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा. एंड थिंक अबाउट दोज फोक्स हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर ऑफ कैट. आपके लिए सिर्फ 1 साल की सब्सक्रिप्शन नहीं, आपको दोनों साल की सब्सक्रिप्शन मिलने वाली है एट अ रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ 27,600. दिस इज समथिंग आई हैव नेवर सीन बिफोर, गाइस. तो अगर आपके अराउंड कोई भी या आप वो कैंडिडेट हो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कैट देना चाहता है और एक स्लो एंड स्टडी पेस पे अपनी तैयारी करना चाहता है, then this can be the best offer for you guys. Don't forget to use my code Priyasha23 while enrolling, because that would give you the benefit of this extended month service along with many other perks. And अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इन सारे बेनिफिट्स के साथ आपको मेंटरशिप भी एडिशनली फ्री मिलेगी. दैट मीन्स एट योर कन्वीनियंट टाइम एंड डे, your favorite mentor would be right there to tell you things about MBA, to tell you things about your preparation, आपको किस चीज पे ज्यादा काम करना चाहिए, किस चीज पे कम. इस तरह की पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स को एट अ वेरी वेरी रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ
38,300 only. So if you are one of those candidates who are appearing for CAT 2023 or CAT 2024, then do not miss out on this offer because it's a one-time offer, guys. February 28 के बाद प्राइजेस हाइक होने वाली हैं, तो आप प्लीज इतना देर तक वेट ना करें। टिस्नेट वालों ने स्पेशली ये रिक्वेस्ट किया था कि हमारे टिस्नेट खत्म होने के बाद हमें डिसाइड करने का मौका दीजिए, इसलिए अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द डेट. But please, guys, if you are one of them, do enroll using my code Priyasha23. Now, let's get started with the video right now. We were talking about 3 important tips for the case analysis round. पहला important tip है जो मुझे खुद बी स्कूल ज्वाइन करने के बाद पता चला. दैट वॉज प्लीज सजेस्ट और रेकमेंड, डू नॉट गिव द सोल्यूशन. तो अगर आपको एक केस गिवन है एंड आपको पूछा गया कि इस मामले में या इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो डू नॉट से दैट हमें ये करना चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज एज अ सोल्यूशन और एज अ कमांड कि आप ये करो. हर केस एनालिसिस का सोल्यूशन हमेशा एक सजेशन या एक रेकमेंडेशन ही होता है. सो कीप दैट इन योर माइंड वेरी वेरी स्ट्रिक्टली, क्योंकि डिसीजन लेने वाला अथॉरिटी दूसरा होता है, आप नहीं. आप एज अ कंसल्टेंट सिर्फ कंसल्ट कर सकते हो कि अगर आपके लिए पैसा मैटर करता है तो आप ये करो, अगर आपके लिए आपकी ब्रांड इमेज मैटर करती है तो आप ये करो, अगर आपके लिए सोशल वर्क मैटर करता है, लोगों की अच्छाइयाँ बटोरनी है आपको, तो आप ये करो. तो आपका काम सिर्फ सजेस्ट करना है, ना कि कमांड करना कि यही सोल्यूशन है और यही एकमात्र तरीका है इससे बचने का. सो कीप दैट इन माइंड. Second thing, do not waste your time in minute details. Okay, so minute details पे ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें. केस को ओवरऑल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है. ये आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी मैंने बताया है कि जब भी आप केस एनालिसिस करो तो आप एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखो एंड उसके हेल्प से काम करो. एंड आप जो भी कैलकुलेशन करते हो वो आप एडिशनल अपेंडिक्स में दिए हुए चीजों के हेल्प से करो. तो अपेंडिक्स में आपको नीचे में काफी सारे टेबल्स और डेटास भी मिल सकते हैं इन अ केस. तो उन डेटास के हेल्प से आप बस ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करो कि पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले के पिछले साल ऐसा हुआ था, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले साल में भी ऐसा होगा. सो अपेंडिक्स किसी भी केस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे काफी अच्छे से पढ़ना चाहिए फॉर द फ्रेशर्स हु आर अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ केस एनालिसिस बहुत टाइप के होते हैं गाइस, बट कमिंग डाउन टू द केस एनालिसिस ऑफ सॉल्विंग द केस एनालिसिस, इट कैन आइदर बी वन ऑफ द केसेस जहां आपको डिसाइड करना है कि क्या कब करना है. जैसे मैंने अपनी लाइफ का पहला केस जब सॉल्व किया था, दैट वाज रिगार्डिंग अ सिमिलर केस लाइक मैगी, जिसमें एक फॉरेन कंपनी को एक वो अपने कैंड फूड कंटेनर्स में फिशेस भर के सबको देता था. ओके, एंड उस कंपनी में सडनली रियलाइज हुआ कि साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया उसमें वो इन्फेक्ट हो गया है, कुछ उसके कैन्स इन्फेक्ट हो गए हैं. तो डिसीजन ये था कि अभी इंस्टेंटली उस सीईओ को क्या करना चाहिए. क्या उसे जाकर सारे सामान वापस ले लेने चाहिए, या फिर बस चुपचाप बैठ के देखना चाहिए कि जो गए सो गए, मतलब जिनकी तबीयत खराब हुई है, जो मर गए तो मर गए, उस तरह की चीजें. तो वो उस तरह की इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी विल हैव सम मेंटल मॉडल्स. तो पहला मेंटल मॉडल, अब देखो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई थी कि अगर आप इन मेंटल मॉडल्स का नाम भी अपने एनालिसिस में यूज कर लेते हो, देन यू आर गिविंग अ हिंट टू द बी स्कूल अथॉरिटीज कि देखो भैया, आई नो दीज थिंग्स, आई एम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, मुझे ऑलरेडी पता है. अब बस 2 साल में आपको मुझे पॉलिश करना है, उसमें बेस्ट बनाना है और मुझे एज अ परफेक्ट कैंडिडेट बना के निकालना है. तो आप समझ रहे हो इस बात को, आपको इन टेक्निकल टर्म्स को यूज करना है, दैट्स ऑल. एंड थोड़ा बहुत समझ भी लेना है, तो मैं समझा देती हूँ कि कभी भी जब हम टाइम मैनेजमेंट या प्रायोरिटी के बेसिस पे किसी चीज को लेते हैं कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज प्रायोरिटी में पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज हमारे टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आइजनहावर डिसीजन मेकिंग मैट्रिक्स कहते हैं, जहां पर हम चीजों को दो स्केल्स में आंकते हैं. नंबर 1, वेदर इट इज अर्जेंट और नॉट, एंड नंबर 1, वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट. तो जो चीजें इंपॉर्टेंट हो और अर्जेंट भी हो, उन्हें डू करो. डू, डी ओ डू. दैट मीन्स इफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम कल है, तो वो अर्जेंट भी है और आपके लिए ये एग्जाम बी स्कूल में घुसने का ओनली तरीका है,
तो वो इम्पोर्टेंट भी है. सो डू इट नाउ, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट नाउ बिकॉज इट इज अर्जेंट एज वेल एज इम्पोर्टेंट. बेसिकली किसी भी कंपनी के लिए ये उसके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग या किसी फेस्टिवल पर कोड्स देना एंड डिस्काउंट्स देना, थिंग्स लाइक दैट. दिस इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट बोथ. सो डू इट. The second category is something which is really important but not urgent as such. इसे हम लॉन्ग टर्म गोल्स भी कहते हैं. तो किसी इंसान का या किसी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गोल होता है, जैसे सपोज करो आप एक अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हो एंड आप सीईओ बनना चाहते हो, तो सीईओ तो आप कल नहीं बन सकते, बट डेफिनेटली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर है. तो ऐसे कामों को आप डिसाइड करो, यानी शेड्यूल करो, एक प्लान बनाओ एंड इसके ऊपर थोड़े थोड़े स्मॉल स्मॉल स्टेप्स पे काम करो. Then the third is something which is urgent but not important. Well, this is a very tricky one. बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती बट अर्जेंट होती है. जैसे हमारे कॉलेज से कोई नोटिस आ गया दैट वी हैव टू सबमिट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब मुझे पता है कि ये अर्जेंट है क्योंकि ये सबमिट कल ही करना है, बट मुझे पता है कि एक टीम है या फिर आप कह सकते हो कि एक ओवरऑल बैच का काम है, तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर माई पर्सनल रैंकिंग और माई पर्सनल रेटिंग. तो मैं करूंगी इस काम को डेलीगेट. सो you will start searching for the person who can do this for you. Delegating means putting the work on someone else. So start searching for an ideal candidate who can do that for you. And remember, एक कंपनी कभी भी एक अकेले इंसान की हेल्प से नहीं चलती है. We would need people to help us out and make the operation smoother. So delegating task is also a very essential task and you should be good at it. And lastly, कुछ ऐसी चीजें होते हैं जो हमारे लाइफ में ना तो अर्जेंट होते हैं ना तो इम्पोर्टेंट, तो उन्हें सिर्फ हमें डिलीट कर देना है. तो आइजनहावर मैट्रिक्स की हेल्प से भी आप काफी सारे केसेस को सॉल्व कर सकते हो. सॉल्व करना दूर की बात है, आप सिर्फ अगर ये नाम मेंशन कर दोगे तो केस एनालिसिस में आपके एक नंबर पक्का. Now, the second mental model which I want to discuss with you people is a very common one which can be applied almost on all the cases, and that is called as the PESTEL technique. PESTEL की full form है P for political, E for economic, S for social, T for technology, E for इन्वायरमेंट एंड एल फॉर लीगल. अब पेस्टल का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, अभी इसको यूज कैसे करना है. सपोज करो कि आपको एक केस एनालिसिस दे दिया गया है जो कि एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए है. तो वहां पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको आपकी मार्केट का एनालिसिस करना होगा. आपको देखना होगा कि जहां आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो वहां की पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसी है. क्या वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगी? क्या उससे कोई इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं? सिमिलरली आपको जिस मार्केट पर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसका इकोनॉमिक नो हाउ भी पता होना चाहिए. अब आपने एक पेरिस की परफ्यूम लॉन्च कर दी एक मिडिल क्लास मार्केट में, तो शायद उसे कोई भी नहीं लेगा. तो इसीलिए मार्केट का एनालिसिस भी हमारे लिए यहाँ पे बहुत बहुत जरूरी हो जाता है. उसके साथ सोशल, सोशल यानी सोशल कल्चर कैसा है वहाँ के लोगों का एज कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, उसके बेसिस पर हम उस टारगेट मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे. तो सोशली चीजों को एनालाइज करना भी किसी भी एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. और ये आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकता है. सपोज करो कि ये साल्मोनेला वाले केस का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर मैंने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स भेज तो दिए बट वो प्रोडक्ट्स में कुछ बैक्टीरिया मिला है. तो मैं उसके रिस्पॉन्सेस चेक करने की कोशिश करूंगी. मैं चेक करने की कोशिश करूंगी कि अगर मैं चुप रह जाऊं तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, मुझ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट क्या होगा एंड सो ऑन. वहीं अगर मैं सारे सामान को वापस लाके फिर से ट्रीटमेंट करूं तो मेरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, लोगों का मेरे ऊपर ब्रांड इमेज पर क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरी टेक्नोलॉजी कितनी इन्वॉल्व होने वाली है उस चीज को मार्केट में वापस उतारने के लिए एंड थिंग्स लाइक दैट. सिमिलरली इन्वायरमेंट से मेरा मतलब है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या है. आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो वो अभी के इन्वायरमेंट को कैसे मैच करता है. एंड दिस वन इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग जो सबको पता होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द लीगल एस्पेक्ट्स. कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो या कोई एक्शन ले रहे हो, कोई मार्केट कैंपेन कर रहे हो, तो उसके लीगल इम्पैक्ट्स क्या होंगे. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एज पेस्टल टेक्निक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर ऐसा किसी को लगता है कि मैम हमें तो कुछ भी याद नहीं आया उस वक्त आइजनहोवर क्या होता है एंड पेस्टल क्या होता है,
तो हमने कर दी स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस हम लोग स्कूल से करते आ रहे हैं अपनी खुद की पर्सनालिटी पर अब जब आप बी स्कूल में स्वॉट एनालिसिस करोगे तो वो आप किसी कंपनी को ध्यान में रख के करोगे, यानी कि कंपनी की प्रेजेंट स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके खुद के रिसोर्सेज कितने नॉलेजेबल है, उसके पास किस तरह के टैंजिबल एसेट्स हैं जिसकी हेल्प से वो कंपनी को स्टेबल रख सकता है। एट द सेम टाइम जब आप वीकनेसेस की बात करते हो तो वीकनेसेस उस कंपनी के रिस्क हैं जो उसके पर्सनल अपने इंटरनल होते हैं, उसकी कोई ऐसी चीज जिस पर वो काम करना चाहती है और ज्यादा इंप्रूव करने चाहती है, तो वो सारी चीजें वीकनेस पर आ जाती हैं। कमिंग नेक्स्ट टू अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स विच आर द टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का कंट्रोल करना किसी भी बंदे या किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि वो दोनों फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं। अपॉर्चुनिटीज कैन बी द वेरियस कॉम्पिटिटर्स इन योर एरिया, एक्चुअली दैट इज अ थ्रेट बाय द वे, बट देन अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स कम है तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। एट द सेम टाइम अगर आपने किसी टेक्नोलॉजिकल सामान बनाया है एंड 5G लॉन्च हो गया तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, थिंग्स लाइक दैट। एंड थ्रेट्स में आता है कॉम्पिटिटर्स, थ्रेट्स में आता है लीगल इश्यूज, थ्रेट्स में आता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ तो नहीं डाल दिया या कोई टैक्स तो नहीं इम्पोज कर दिया। ये सारी चीजें थ्रेट्स होती हैं। तो आप किसी भी केस एनालिसिस में स्वॉट का भी यूज कर सकते हो टू कम टू अ सोल्यूशन। याद रहे कि जब भी आप कोई एनालिसिस करो तो आपको ऐसा लगा, ये बोल देना काफी नहीं होता। उस एनालिसिस के साथ जरूरी है कि आप ये क्लियरली बताओ कि आपने प्रोफेशनली कौन सी टेक्निक यूज की है टू कम टू दिस कंक्लूजन। ये तो मैंने सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट बताए हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो कभी फुर्सत से लंबी वीडियो में आराम से इन टेक्निक्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो लोग इस ईयर एग्जाम्स दे रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। So, coming to the end of this video, if you guys like this video, then please like it, share it with more and more people, guys. And if you're new to the channel, then do subscribe to the channel as well, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन और लाइक ही है जो मैं आपसे मांग रही हूँ। और अगर आप शेयर कर दोगे तो वो तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता चलेगा। इसी तरह से कोई और भी क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप इट below the comment section. I will definitely take it up. And thank you so very much for watching this video, guys. Take care and see you in the next one. Thank you.